नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देख रहे हैं टॉप 100। और पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे, तो इसमें भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार बहुत बार पूछे गए हैं, तो उनको हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो पिछला वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सीएनजी में मुख्य घटक या संघटक है। तो सीएनजी आपको पता होगा, सीएनजी आप जो ऑटो वाले होते हैं जिसे हम कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इसमें जो मेन जो रहता है कंपोनेंट जो रहता है, मुख्य घटक जो रहता है, वो मीथेन रहता है, यानी CH4। तो आपको फॉर्मूला भी दिया जा सकता है या सीधा सीधा मीथेन लिखा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर मीथेन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एलपीजी। एलपीजी में क्या रहता है? तो एलपीजी में जो रहता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। याद रखना है, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो एलपीजी हमारे यहाँ जो सिलेंडर होता है, तो वो क्या है, लिक्विड के फॉर्म में रहती है। ऐसा मत समझना कि वो गैस के फॉर्म में रहती है, वो लिक्विड कंप्रेस हो जाती है, बहुत कंप्रेस कर देते हैं एकदम से, तो लिक्विड के फॉर्म में रहती है। आपने सर्दियों के टाइम पे देखा होगा कि सिलेंडर को जब हलाते हो ना, तो ऐसा लगता है उसमें पानी सा भरा हुआ है, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जो है वो जम जाती है। ठीक है। वैसे भी अगर आप गैस देखोगे तो टेम्परेचर किसी भी चीज़ का बढ़ेगा तो उसके अणु जो है वो बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं। अब सर्दियों में जो है वो टेम्परेचर कम रहता है, तो वो क्या है, कोल्ड हो जाती है, ठंडा हो जाती है, तो इस वजह से वो जम जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेचुरल गैस में मेनली जो कंपोनेंट रहता है वो मीथेन रहता है और ईथेन रहता है, तो मीथेन ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये प्रतिबिंब का जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि दर्पण के पीछे बना होगा और सीधा होगा और समान आकार का बना होगा। तो ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है या दर्पण बनाता है? तो दर्पण जो है वो प्लेन मिरर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन, यानी समतल दर्पण। तो समतल दर्पण आप देखोगे तो वो दर्पण के पीछे लगेगा। आप जैसे आप दूर हटते जाओगे तो वो भी दर्पण के पीछे जो है वो दूर हटता जाएगा। प्रतिबिंब सीधा होगा और समान आकार का रहेगा। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब हम कोई भी आईने में या शीशे में देखते हैं, तो अगर हमें फुल जो अपना शरीर देखना है, तो हमारे शरीर की जो टोटल लंबाई है उसका आधा जो है वो लंबाई का कांच होना चाहिए। तो वो आप में उसमें आपकी लंबाई परफेक्ट दिख जाएगी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ याद रखना है कि जो मिरर रहते हैं उसकी जो पीछे कोटिंग रहती है वो किसकी रहती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की रहती है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसमें से गलत कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। प्रकाश सीधा रेखाओं में यात्रा कर सकती है। चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करती है। अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ये तीनों तो सही हैं, लेकिन ये है, तो जो स्क्रीन रहेगी वो आभासी प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, तो ये गलत कथन है। तो स्क्रीन पर जो रहता है वो रियल इमेज बनती है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, अगर आपने पिछले वीडियो के क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ पर मैंने ये बताया भी था कि पर्दे पर जो रहेगी वो अब क्या बोलते हैं, रियल इमेज बनेगी उस पर। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से त्वचा में पहुंचता है। तो चींटी जब आप काटोगी चींटी जब आपको काटती होगी तो आपको बहुत जलन सी महसूस हुई होगी एकदम से। तो वो क्या रहता है? फॉर्मिक एसिड रहता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो निकालती है, जिसकी वजह से जो है हमें जलन होती है। और उस पर जब आप बेकिंग सोडा जब लगा लोगे ना, तो वो एकदम से सही हो जाएगी, वो जलन बेअसर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग वो फॉर्मिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम जो Na2CO3 होता है ना, तो वॉशिंग सोडा रहता है वो, और NaSCO3 रहता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। क्या क्या रहना है? सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइकेन इसका उदाहरण है। तो लाइकेन आपको हमने बताया था कि जो है वो सहजीवी संबंध होता है। किस में होता है? वो जो एल्गाई होते हैं, फंगाई होते हैं, तो उसके बीच जो है वो सहजीवी संबंध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह सूचक विलेय को
जो कि अम्लीय है गहरे गुलाबी रंग में बदल देता है, एवं विलेय जो कि क्षारीय है उसे हरे रंग में बदल देता है, तो सूचक है। तो सूचक आपको 3 मोस्टली आपको याद रखना है। 3 मोस्टली याद रखना है। देखिए, एक तो लिटमस पेपर होता है, एक फिनोप्थलीन होता है और चाइना रोज होता है। तो इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चाइना रोज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चाइना जो रोज रहता है, अगर कोई एसिडिक प्रवृत्ति का है तो वो जो है वो डार्क यानी गहरा जो है वो पिंक यानी गुलाबी कलर का रहेगा। यानी जो एसिड है अम्लीय है तो वो डार्क पिंक में बदल देगा। अगर क्षारीय है तो उसे जो है वो ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि गहरे गुलाबी कलर में बदल देता है कौन, अम्लीय, और क्षारीय को जो है वो हरे रंग में बदल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना रोज। अब हम बात कर लेते हैं लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर क्या रहता है, जो एसिडिक रहता है उसे रेड कलर में बदल देता है, और जो ब्लू जो बात की जाए बेस रहता है तो उसको ब्लू में बदल देता है। और नेचुरल अगर हुआ ना तो नेचुरल को जो है वो पर्पल कलर में बदल देता है। तो ये भी याद रखना है। फिनोप्थलीन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये फिनोप्थलीन दिया हुआ है। तो फिनोप्थलीन क्या होता है, एसिड हुआ, अम्लीय हुआ तो वो कलरलेस हो जाता है, और बेस हुआ यानी क्षारीय हुआ तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने की मदद करती हैं। तो रक्त में सेल्स होते हैं, आपको पता हो जो है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेट सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। तो इन सब से जो है वो ब्लड बनता है। ब्लड जो है वो बोन मैरो के थ्रू बनता है अपने शरीर में। तो जो रोगाणु से लड़ने की जो प्रकृति होती है वो किसके द्वारा होता है, तो वो जो होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है, जो वाइट ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं उनको, वाइट ब्लड सेल भी बोल देता है, वाइट ब्लड कार्पल्स भी बोल देते हैं। तो ओके। तो मनुष्य में जो है वो 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, और आधा लीटर जो है वो औरतों में कम होता है। तो आरबीसी की जो लाइफ रहती है, देखिए रेड ब्लड कार्पल्स जो रहता है उसकी लाइफ जो रहती है वो 120 दिन रहती है, और डब्ल्यूबीसी की होती है 2 से 4 दिन के करीबन। और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में जो रहती है वो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितनी रहती हैं, 2 से 3 लाख रहती है। ठीक है, तो 2 से 3 लाख रहती हैं। और आरबीसी का काम क्या रहता है, जो होमोग्लोबिन होती है उसमें, आरबीसी में क्या है कि आरबीसी जो होता है वो रेड कलर का रहता है। अब रेड कलर का जो रहता है वो हीमोग्लोबिन के कारण रहता है। और हीमोग्लोबिन का काम है कि जो ऑक्सीजन रहता है वो शरीर के अंगों तक पहुंचाना रहता है। और डब्ल्यूबीसी जो है हमारे रोगाणुओं से बचाने के लिए मदद करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन मैंने, और रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों ही मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको हम वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि केला का सड़ना, कोई फल है वो सड़ गया है, लोहे में जंग लगना। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको हम वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि बर्फ का जमना, तो बर्फ से पानी भी बना सकते हैं और फिर से जो है वो बर्फ बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन कुछ अलग दिए हुए हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब श्वसन हुआ, तो श्वसन जो है वो आप ऑक्सीजन लेते हो और क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। अब वापस आप कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन तो नहीं छोड़ सकते हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड चली गई अपने शरीर में तो अपन सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। पाचन हुआ, पाचन आप खाना खाते हो। ठीक है, तो खाना जैसा आप खाते हो क्या सेम टू सेम वैसा निकलता है? ठीक है, नहीं निकलता ना। तो ये भी जो है वो रासायनिक परिवर्तन होगा। और जंग लगना जो बता चुका हूँ, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन। बचा कौन सा है, क्रिस्टल रचना। तो क्रिस्टल रचना जो रहती है, फॉर्मेशन जो रहता है, वो जो है वो भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निष्प्रभावन अभिक्रिया में यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो रहती है वो एसिड और बेस के जो है वो करके जो रहती है उसको करके जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है। जैसे कि NaOH ले लिया मैंने, और बात की जाए NaOH, ये क्या है, बेस है। और HCl जो लिया है मैंने ये क्षार है, वो अम्लीय है, एसिडिक है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, लवण बनेगा, NaCl बनेगा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, लवण बनता है, यानी सॉल्ट का जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आर्टरीज रहती हैं, धमनियाँ रहती हैं, उनका काम क्या रहता है। बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो धमनियों का काम जो रहता है, जो हृदय रहता है वहाँ से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्रेथ यानी ऑक्सीजन युक्त जो है वो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना होता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन पहला क्या है, धमनियाँ रक्त हृदय से ऑक्सीजनेट युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा।
और एक होती हैं शिराएँ। शिराएँ होती हैं, ठीक है। तो शिराएँ क्या करती हैं, शिराएँ जो हैं वो जो अधिकतर शिराएँ शिराएँ भी अलग अलग रहती हैं। तो अधिकतर शिराएँ अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतर शिराएँ जो रहती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो फेफड़ों में ले जाती है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है उसे जो है वो फेफड़ों में ले जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक व्यक्ति दर्पण के समान खड़ा होता है, एक सीधा छवि आती है जहाँ दायां बायां लगता है और बायां दायां लगता है। तो ऐसा दर्पण कौन सा होता है, तो ऐसा दर्पण जो रहता है वो प्लेन मिरर रहता है, क्योंकि वो उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो उल्टे का मतलब आपने देखा होगा कि उल्टे का मतलब ये नहीं है कि सर ऊपर हो जाए, वो पैर ऊपर हो जाए और सर नीचे हो जाए। उल्टे का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। इसमें जो है वो दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। मतलब आपको लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा, यानी ये चीजें जो है वो समतल दर्पण में आप देखने को मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गर्मी में लोग यह पहनना पसंद करते हैं। तो गर्मी है तो अभी देखिए अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप किस तरह का कपड़ा पसंद करोगे। ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर का पसंद करते हैं, कलरफुल कपड़ा पसंद करते हैं। अब कलरफुल कपड़ा क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वो ऊष्मा को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमें ठंड नहीं लगेगी। अब आप वाइट कलर के कपड़े पहन लो तो उसमें जो है वो ऊष्मा का अवशोषण नहीं होगा, वो कम होता है उसमें। तो वो जो है वो गर्मियों में पहनते हैं लोग। तो ज़्यादातर जो है वो वाइट कलर के कपड़े जो है वो गर्मियों में पहनते हैं, क्योंकि जो है वो अवशोषित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हल्के कपड़े के लिए, क्योंकि ये कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ब्लैक कलर जो है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है। तो आप देखिए अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो आप आग जला के नहीं जो है हाथ पैर सेकोगे ना, तो ब्लैक कलर का पैंट पहन लेना, आप देखना इतना एकदम से भयंकर ही गर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऊष्मा का अवशोषित जो है वो ब्लैक कलर जो है, ब्लैक चीज़ें जो है वो ज़्यादा अवशोषित करती हैं ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब एक चालक विलयन में करंट प्रभावित करता है तो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं, तो ये दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, तो यह जो है वो जो बात की जाए तो विद्युत का जो प्रभाव हो रहा है, ठीक है, विद्युत का प्रभाव हो रहा है, तो वो रासायनिक प्रभाव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल इफेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक और बिजली, एक चीज आपको याद रखना है, जो बिजली जो प्रभावित होती है, मान लो इलेक्ट्रॉन इससे इस तरफ जा रहे हैं, तो बिजली का प्रभाव जो है इसके इस तरफ हो जाएगा, अपोजिट साइड होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पौधों के लिए जो उपजाऊ मिट्टी सबसे अच्छी होती है वो दोमट मिट्टी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी जो है वो जल का अवशोषण बहुत करती है, बहुत जल्द ज़्यादा। तो जो जो मालवा का पठार है ना वो काली मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि लावा द्वारा जो है वो बना हुआ है वो। तो वो जो है वो वहाँ पर काली मिट्टी जो है वो जल का अवशोषण बहुत ज़्यादा करती है। अगला क्वेश्चन है कि सहायता से वसा का प्रमुख हिस्सा पच जाता है। तो किसकी सहायता से, तो जो पच जाता है, तो जो फैट होता है वो किसकी सहायता से, तो यह जो है वो वाइल जूस रहता है। वाइल जूस जो प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है, वो कौन करता है, लीवर करता है। तो लीवर करता है, तो उसकी सहायता से जो भी हमारा फैट रहता है, तो मेजर पार्ट जो रहता है वो जो है वो डाइजेशन हो जाता है उसका, जो कि पित्त रस जिसे हम बोलते हैं पित्त रस। तो पित्त रस किसके द्वारा, लीवर के द्वारा जो है वो सीक्रेट किया जाता है। तो याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि वाइल जूस जो है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो लीवर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डाइजेशन की बात हुई है, तो जो डाइजेशन होता है हमारा, तो वो मुंह से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुंह में हमारे जो है वो डाइजेशन हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसमें, देखिए कार्बोहाइड्रेट को अपन चबाते हैं, खाना चबाते चबाते जाते हैं, चबाते जाते हैं, तो अपने जो अंदर रहता है वो सलाइवरी रहता है, सलाइवा रहता है, अमाइलेज जो रहता है या सलाइवा रहता है। तो उसमें क्या है, स्टार्च और शुगर में जो है वो तोड़ देता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे यहाँ पच जाता है। तो अब ज़्यादातर देखते हैं कि अब ज़्यादा जो है वो खाना देर तक जो है वो मुंह में चबाते रहोगे तो क्या वो मीठा सा लगने लगता है, तो वो शुगर हो जाता है वो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, ये कहलाता है। तो जो आरबीसी होती हैं, तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि वह जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण जो है ये होता है। और ब्लड के जो स्टडी आपसे पूछ लिया है कि स्टडी ऑफ ब्लड जो है वो किसे किसके किसे कहते हैं, तो हीमोटोलॉजी कहते हैं, हीमोटोलॉजी।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित तरंगों में से एक को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये तरंगें होती हैं। तो किसी भी माध्यम की, देखिए साउंड हुआ तो इसे माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रकाश जो रहता है उसे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा सूर्य से जो है धरती पर प्रकाश आता है तो उसे किसी भी माध्यम की जरूरत है। अब धरती पे तो वायु है, लेकिन उसके बाहर जाओगे आप धरती के, तो वहां पर तो कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है ना, तो उसे जो है वो माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंग है। तो प्रकाश तरंग एक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। और मैकेनिकल वेव आपसे पूछ लिया तो साउंड है। बाकी अब देखिए ध्वनि तरंगे हुआ तो ये साउंड में, और सी वेव हुआ तो इसे समुद्र में जो रहती हैं वो पानी के थ्रू, और भूकंप वेव हुआ तो अर्थ के नीचे जो है वो चलती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पौधे जो रहते हैं उसमें जो पत्तियां रहती हैं तो उनके बीच जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे। आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो वो जो है वो उसको क्या ग्रहण करते हैं उससे, तो उससे जो है वो CO2 ग्रहण करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है वो CO2 जो है वो ग्रहण करते हैं प्रकाश की मदद से, ठीक है। और जो हरा रहता है, जो पत्तियों के हरा कलर रहता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जल जो है वो जड़ों से जल जो है वो बाकी पत्तियों तक जो पहुंचाता है वो जाइलम होता है, और खाना जो पहुंचाता है वो फ्लोएम होता है पौधों में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वनस्पति कोशिकाओं के विभाजन के दौरान कोशिकांग जो कि दो भागों में विभाजित होता है। तो कोशिकांग जो कि दो भागों में विभाजित होता है तो वो होता है न्यूक्लियस। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। केंद्रक होता है, केंद्रक आपको पता हो, न्यूक्लियस जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, जो जंतु हुए मनुष्य हुए तो अपने अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सेल दो तरह के होते हैं, सेल मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक में जो है वो न्यूक्लियस रहता है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो अविकसित सेल होते हैं, और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो विकसित सेल होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई होंगी, आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। तो कम से कम आप एक वीडियो को जो है वो 2 बार 3 बार ज़रूर देखा करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो एक बार में आप रिकवर नहीं कर पाओगे। बाकी आप नोट्स बना सकते हो। तो यही चीज़ें आपसे बार-बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक चीज़ को बार-बार पढ़ने की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन-सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर कागज़ का मसलना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। आप कागज़ को मसल दोगे फिर वैसे के वैसा कर सकते हो। मोड़ सकते हो तो फिर से वो सीधा कर दोगे आप। कागज़ का जलना, तो ये जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगर आप कागज़ जला दोगे तो उसे आप फिर से थोड़ी ना वैसे का वैसा कर सकते हो। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कसकुटा इसका उदाहरण है। तो जो कसकुटा होता है तो ये अमरबेल होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो पैरासाइट रहता है वो एक तरीके से उसका उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधा द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया कहते हैं। तो पौधों द्वारा जो भी जल निकलता है वो किसके थ्रू, बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का, देखिए पेशी कोशिकाओं में अवयवी श्वसन के परिणाम से इसका संचय होता है। तो जो हमारे अंदर जो पेशियाँ रहती हैं तो उसमें क्या है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है मसल्स में। तो अब आप दौड़ने लगोगे, देखिए पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप दौड़ोगे ना, तो आपके जो है वो पैरों में दर्द होगा। तो वो पैरों में दर्द क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे पेशियों में, जो मांसपेशियाँ रहती हैं, तो जिसकी वजह से वो दर्द होता है, और उसमें जो है वो लैक्टिक एसिड रहता है। तो इसकी वजह से जो है वो संचयन हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड का संचयन हो जाता है जिसकी हमारे मांसपेशियों में जो है वो दर्द पैदा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन, लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में रहता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क में जो है वो कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो लैक्टिक एसिड रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब दर्पण के जैसे अधिक चमत्कार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तब। तो कोई दर्पण है, ठीक है, तो ये दर्पण है। अब इस पे कोई प्रकाश आपतित होता है तो वो क्या है, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो वापस चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नियमित जो है वो परावर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि दिखाई देती है। तो मैंने बताया भी था कि स्कूटर में जो साइड मिरर लगा रहता है उसमें जो है वो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और उत्तल लेंस क्या है, वो छोटे आकार की जो है वो वस्तुएं बनाता है। तो यहाँ पर वस्तुओं की तुलना में उनसे बड़ी, वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो केल्विन है, याद रखना है। डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है, एसआई मात्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लोहे पर किसकी जो है वो परत या सतह चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से जंग से संरक्षण से बताने के लिए तो जिंक की चढ़ाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने देखा था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो जिंक की धातु की जो परत चढ़ाते हैं लोहे पर, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? तो वो जो है वो प्रक्रिया जो है वो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्तीकरण। तो जिंक की चढ़ाते हैं तो जिंक से जस्तीकरण आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्न में से एक में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि यात्रा मैंने बताया था कि निर्वात में जो है वो नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जो इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशोस्कोप, देखिए कैलाइडोस्कोप आपने देखा होगा बचपन में, अगर आपने देखा होगा कि ये कुछ इस तरीके का रहता है। ये जो है वो पाइप है। अब इसमें जो है वो आप देखोगे ना, तो अंदर क्या चूड़ियाँ डली रहती थी, बचपन में आपने देखा होगा चूड़ियाँ डली रहती थी। तो आप यहाँ से आंख लगा के देखते थे इसमें, तो बहुत सारे जो है वो चित्र बन जाते थे, यहाँ पर अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर बन जाते थे और यूनिक बनते थे। सभी की जो है आकृति जो है वो बिल्कुल गोल रहती थी और एक जैसे बनते थे। तो उसे ही जो है वो कैलाइडोस्कोप कहते हैं। अब यह जो है वो बहुलित परावर्तन के कारण होता है। इसमें क्या रहता है कि तीन जो शीशे रहते हैं, जो प्लेन मिरर रहते हैं, उनको लगाया जाता है। तो जैसे कि ये लगा दिया एक, और यहाँ पर एक ऐसे लगा दिया, और इसको जो है एक ऐसे लगा दिया। यानी तीनों को जो है वो कुछ इस तरीके से प्रिज्म की तरह लगा देते थे, ठीक है, ऐसे करके नहीं, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर आप इसे गोले में लगा दोगे, इसमें जो है वो चूड़ियाँ भर दोगे ना, तो जब आप आँख से लगा के देखोगे ना, तो बिल्कुल जो है वो वही जो है वो कैलाइडोस्कोप होता है, जिससे बहुत सारे डिजाइन्स जो है वो डिजाइन्स में बहुत मदद करता है। वो तो डिजाइन्स जो है वो इसी से बनाए जाते हैं। तो ये जो है वो बहुलित परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंपनशील धातु की उसकी माध्य अवस्था में से अधिकतम दूरी कहलाती है। कंपनशील धातु की उसकी माध्य अवस्था में अधिकतम दूरी कहलाती है। तो अधिकतम दूरी देखिए, कंपनशील है तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलता है, साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी जो है वो एम्पलीट्यूड के कारण होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी जो रहती है आवाज़ को पतला और मोटा करने में मदद करती है। तो जो लड़कियों की जो आवाज़ रहती है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई रहती है। अगर किसी की हाई और पतली आवाज़ है ना, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। और अपनी जो वॉइस की रहती है, ठीक है ना, तो उसकी आवाज़ जो रहती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो कम रहती है। इसकी वजह से जो है वो मोटी आवाज़ें निकलती है। तो जैसे जैसे आप एजेड हो जाओगे, बूढ़े और होते जाओगे ना, तो आपकी आवाज़ जो है वो और जो है वो मोटी होती जाएगी, यानी आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री है तो वह निर्मित कर, तो अंदर की ओर वक्री थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे, जिसका हम हेडलाइट में यूज करते हैं, ठीक है ना। लाइट ऐसी होती है ना, अवतल दर्पण पीछे लगा रहता है लाइट के। तो ये मोटरसाइकिल की हेडलाइट है सामने वाले की, तो उसमें हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो उसका अधिक डेंसिटी होती है, मैक्सिमम अधिकतम डेंसिटी जो रहती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सिद्धांत चमगादड़ द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो चमगादड़ जो रहती हैं, आपने देखा होगा बैट्स जो रहती हैं वो रात में भी चल सकती हैं, मतलब उड़ सकती हैं, चल नहीं सकती, उड़ सकती हैं। अब वो किस तरीके से चलती हैं? क्योंकि उनके पास जो है वो सोनार यानी साउंड नेविगेशन रेंजिंग जो रहती है, ध्वनि नेविगेशन को लेकर जो है वो किसी भी दूरी या कोई दीवार है तो उसका पता पाड़ लेती हैं। भाई यहाँ से जो है वो उन्होंने जो है वो साउंड निकाली, ये चमगादड़ है मान लो, ठीक है।
अब इधर दीवार है, तो यहाँ से साउंड निकालेगी तो एकदम से वापस उनको पता पड़ जाएगी कि यहाँ पर दीवार है, वो वापस सुन लेंगी। तो सुन भी सकती हैं, वो प्रोड्यूस भी करती हैं और सुन भी सकती हैं। तो ये जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो रहती हैं, तो ये जो साउंड सुनार जो रहती है वो अल्ट्रासोनिक है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव रहती हैं, तो जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहती हैं। अब 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो रहती हैं वो ऑडिबल साउंड रहती है, तो मनुष्य सुन सकता है उसको, और जो कम रहेगी वो इंफ्रासोनिक रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। अल्ट्रासोनिक का जो है वो बहुत जगह साफ़ सफाई में, कपड़ों को साफ़ करने में भी जो है वो यूज़ किया जाता है, मेडिकल में भी यूज करते हैं, तो कई जगह जो है वो इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन से जंतु की त्वचा एक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। तो पिछली वीडियो में देखा था, वहाँ पे मेंढक भी दिया था शायद, और वहाँ पर केंचुआ दिया था, तो केंचुआ लगाया था। केंचुआ, अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेंढक। देखिए मेंढक जो है वो जो फेफड़े रहते हैं उससे भी सांस लेता है और स्किन से भी सांस लेता है, तो ये दोनों तरीके से, एक लीनिंग होता है, 3 तरीके से सांस लेता है वो, ठीक है, मेंढक। तो जैसे ही अब ज़मीन पे आ जाएगा तो वो क्या है, स्किन से भी सांस लेने लगेगा, और बाकी चीज़ों से जो अंदर चला जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों से 3 तरीकों से सांस ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी केंचुआ जो रहता है वो स्किन से ही सांस लेता है केवल। यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है वो जो व्हेल हुई, डॉग फिश हुई, तो ये सभी जो है वो फिश वगैरह, गिल्स वगैरह, जो गिल से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो जो कॉनकेव लेंस रहते हैं तो उसकी फोकस दूरी पूछी गई है कि नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, तो ये सब। तो अगर हम बात करें, देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है, एक से काम नहीं चलने वाला है, तो दोनों जब आप याद रखोगे तो जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो कॉनकेव का रहता है, यानी जो कॉनकेव लेंस रहता है उसका नेगेटिव फोकस लेंथ जो रहती है, हमेशा दूरी जो रहेगी उसकी नेगेटिव रहेगी, और कॉन्वेक्स की जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। तो दोनों याद रखना है। कॉन्वेक्स, देखिए याद रखने की आपकी ट्रिक है, कॉन और बैक्स। तो बैक्स, ये देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको थोड़ा और टेढ़ा कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक को याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्णांधता को किस उपयोग से ठीक किया जाता है, यानी जो ब्लाइंडनेस होती है, यहाँ पे देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो रहती है वो किसके थ्रू जो है वो हम सही कर सकते हैं। तो यह जो है वो कलर ब्लाइंडनेस जो रहती है वो किसके थ्रू होती है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक तो होती है रतौंधी कलर ब्लाइंडनेस। तो जो कलर ब्लाइंडनेस रहती है, हमारी आंखों में 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है कौन सेल, एक होता है सिलेंड्रिकल सेल। तो सिलेंड्रिकल सेल जो रहते हैं वो रतौंधी की वजह से जो है वो, अगर सिलेंड्रिकल सेल कमज़ोर हो जाते हैं तो उसे जो है वो रतौंधी हो जाती है, रात को दिखाई नहीं देगा। और कौन सेल जो रहते हैं वो कलर को डिफाइन करने के लिए, और जिनके कौन सेल कमज़ोर हो गए तो उनको जो है वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यह चीज़ें जो है वो दोनों में से किसी से भी जो है वो लेंस से जो है वो सही नहीं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक चिलेट है, इसके केंद्र में कौन सी धातु होती है। तो क्लोरोफिल जो रहती है उसमें एक धातु प्रेजेंट रहती है, वो होती है मैग्नीशियम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सभी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है ये। तो कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक गैस जिसका उपयोग जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए जो है वो शुद्ध करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉन्स्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा क्या रहती है, जल के अणु को तोड़ने का काम करती है, ठीक है। क्या रहता है, देखिए प्रकाश जो है वो फोटोसिंथेटिक हुआ तो CO2 को प्रेजेंट रहता है, पानी प्रेजेंट रहता है, मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या है, ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तो जो जल के अणु रहते हैं वो ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं और एनर्जी निकल जाती है। देखिए CO2 प्लस H2O, और कुछ रहते हैं वो मिनरल्स रहते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो O2 निकला यहाँ से, तो यहाँ से बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ पे लगाएंगे। अब बाकी कौन सी, CH4 निकलेगी, यानी एनर्जी निकलेगी ये सब। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन निकला और एनर्जी निकल गई। तो ये क्या है, ऑक्सीजन के अणु को जो है वो तोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वक्र की निष्पन्द इकाई कौन सी है, फिल्ट्रेशन इकाई। देखिए 2 तरह की जो है वो किडनी की इकाई होती है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है। देखिए फिल्ट्रेशन अगर आपसे पूछ लिया इकाई तो उसकी होती है ग्लोमेरुलस,
इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। अगर फंक्शनल पूछ ली जाए कि फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है किडनी की, तो वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। तो दोनों ही याद रखना है, फंक्शनल जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, और जो है वो फिल्ट्रेशन जो रहती है वो ग्लोमेरुलस रहती है। तो ऐसे करके याद रखिए, कोई भी फिल्टर लगाए हुए है तो ग्लैमर, एक तरीके से फिल्टर लगा लगा के नहीं ग्लैमर हो जाते हैं ना, तो ग्लैमरस करके आप ऐसे याद रख सकते हो। तो फिल्ट्रेशन यूनिट हो जाएगी ग्लोमेरुलस, और फंक्शनल हो जाएगी नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपमार्जक जल का प्रश्नाव है। तो जो डिटर्जेंट रहता है वो जल का प्रश्नाव कम करता है, बढ़ाता है, या उतना ही रहता है? तो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं, देखिए प्रश्नाव जो है वो रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जल का प्रश्नाव अगर बढ़ गया ना तो कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे, तो प्रश्नाव कम होगा तो वो कोने कोने में, अब मान लो देखिए ये चाल है, इसका प्रश्नाव बहुत ही कसा हुआ है, तो चारों तरफ से जो है वो कसा हुआ है, तो ये क्या है, कपड़ों के छेदों तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसका प्रश्नाव ज़्यादा है। तो डिटर्जेंट क्या करेगा, इसका प्रश्नाव जो है वो कम कर देगा, यानी ये छोड़ छोड़ के नहीं कोने कोने में चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ठंडा होगा, अगर कोई भी चीज़ ठंडा कर रहे हैं ना, तो उसका प्रेशर नाप जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विलयन के उस पीएच का मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता है? तो उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक ही सीधा सीधा आपको याद रखना है, सम विद्युत बिंदु जो रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो तारे हुए, सन हुए, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है वो हाइड्रोजन 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 मिलके जो है वो हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन कौन से, हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम से जो है वो मिलकर बने होते हैं। इसमें जो है वो न्यूक्लियर फिजन होता है, FUSSION या SION। ठीक है, तो ये जो है वो उसमें नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन जो रहता है वो एटम बम में रहता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो स्मॉल पार्टिकल जो रहता है वो एटम रहता है पदार्थ का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो बहुत ही आसान है, आसान सा क्वेश्चन है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तो उसमें कौन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो गैस का रिसाव हुआ था? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक प्रकाश किरण है जो दर्पण पर पड़ती है तो 7 से विचलित होती है, तो परावर्तन कितना होगा? तो परावर्तन मैंने आपको बताया था कि कोई भी किरण जो है आ रही है तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, तो ये आपतन कोण और परावर्तित किरण कोण जो रहेगा वो बराबर रहता है, यानी ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 60। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष निम्न के कारण बनता है? तो आपने देखा होगा बरसात में जो है वो इंद्रधनुष बन जाता है। अब इंद्रधनुष जो है वो देखिए उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो काम आती है, प्रकाश काम आ रहा है, प्रकाश, अब जो बूंदे हैं तो उसके अंदर जो है वो जा रहा है प्रकाश, तो उसमें जो है बूंदे चमकने लगती हैं, तो वो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। कुछ रंग जो है वो विक्षेपण हो जाते हैं, तो विक्षेपण के कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए पानी की बूंदों से प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, और जो है वो विक्षेपण, ये सभी जो है वो इसमें वजह से जो है वो इंद्रधनुष दिखाई देता है, और इंद्रधनुष हमेशा सूरज के अपोजिट साथ दिखाई देगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो है विक्षेपित नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे जो है वो कोई भी चार्ज नहीं होता है, पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होगा, प्रोटॉन पे होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन पे जो चार्ज रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र से वो विचलित हो जाते हैं। अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है तो वो विचलित कैसे होगा? तो इसीलिए जो है ऐसे याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जैव भार ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो देखिए लकड़ी जो है वो बायोमास है। ठीक है, गोबर गैस हुई और कोयला हुआ, ये क्या बायोमास गैस होते हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा जो रहती है वो बायोमास गैस नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गलित यानी जो सोडियम क्लोराइड है, अब पानी देखो, पानी में आप नमक मिला दोगे ना तो बहुत जल्दी उसमें जो करंट फैलेगा। ठीक है, क्यों फैलता है? क्योंकि उसमें जो है वो सोडियम आयन और कैल्शियम आयन जो है वो आयन के कारण जो है वो ये
हो जाता है। तो यहाँ पर मुक्त सोडियम और क्लोराइड आयन के कारण हो जाता है। तो गले सोडियम में विद्युत का चालन जो होता है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के कारण जो है वो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये थे 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको आप कम से कम 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी जो है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताई हैं और इन्हीं को आपको याद रखना है और यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।